हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टीमेट कॉस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों इसके जितने भी पॉइंट्स मैं आज आपको कराने वाला हूं उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और साथ में आपको एग्जाम्स में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आसानी से मिल जाएंगे, ये देख सकते हो आप। तो दोस्तों इन सब पॉइंट्स को पहले समझेंगे और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है वीडियो के और वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और ये नोट्स आप उस लिंक से जाकर टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टीमेट कॉस्ट में असल में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस में सबसे पहले आपके सामने है दोस्तों कि इन दोनों का मीनिंग क्या है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का असल में मीनिंग क्या होता है, इट इज़ एन एक्सपेक्टेड अमाउंट पेड फॉर द मटीरियल कॉस्ट और अ लेबर रेट। यानी लेबर और मटेरियल कॉस्ट के रिगार्डिंग आप जितना एक्सपेक्ट करते हो कि हमें इतनी अमाउंट पे करनी होगी, या फिर एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो कि हमें कितना यानी कितनी अमाउंट पे करनी है। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ व्हाट शुड कॉस्ट बी, क्या कॉस्ट होनी चाहिए, तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एस्टीमेट कॉस्ट आपको क्या बताता है कि प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ कॉस्ट। यानी कॉस्ट की अप्रोक्सीमेशन मतलब टिल द लास्ट पॉइंट तक आपको बताना है कि इसकी लास्ट पॉइंट तक कॉस्ट कितनी जा सकती है। यानी आप लास्ट पॉइंट तक देखोगे कि इसकी कॉस्ट इतनी बन सकती है, इतनी बन सकती है, दैट इज कॉल्ड एस्टीमेट कॉस्ट। एस्टीमेशन लगाना और इसका मतलब क्या होनी चाहिए। क्लियर हुआ। अब दोस्तों उसके बाद आती है नेचर। यानी इसमें एक और डिफरेंस क्या है कि नेचर के बेस में इन दोनों की नेचर कैसी है। तो ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है ये प्री डिटरमाइंस एक तरीके से एस्टिमेशन लगाता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, और जो एस्टीमेट कॉस्ट है ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट बताता है कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपकी कितनी कॉस्ट एक्सपेक्ट हो सकती है, यानी कितनी कॉस्ट लग सकती है, ये आपको एस्टिमेशन है। और कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्लियर हो रहा है यहाँ तक तो आपको। अब दोस्तों उसके बाद है सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। अभी मैंने 2 पॉइंट्स में बार बार यही चीज़ रिपीट की है कि स्टैंडर्ड्स को सेट करना किसके अंदर आ जाएगा फिर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एस्टिमेट में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये तो अब क्लियर हो गया, बहुत ईजी है ये पॉइंट। अब दोस्तों उसके बाद आता है यूजफुल। अब यूजफुल क्या है, इसमें यूज्ड इन एनी बिजनेस रनिंग अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम के अंडर आने वाला जितना भी बिजनेस है वो इस टेक्निक को यूज़ करेगा। यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम अपनाने वाला बिजनेस ही स्टैंडर्ड कॉस्ट देखेगा। और अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम की बात करते हो तो वो क्या देखेगा, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेट कॉस्ट। तो एस्टिमेट कॉस्ट किसके अंदर यूजफुल है, जो बिजनेस हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम अपना रहा हो। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसमें यूजफुल है, जो बिजनेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम अपना रहा हो। अब उसके बाद आता है इसका एम क्या है। तो इसका एम है, अभी मैंने ऊपर ही बात क्लियर कर दी थी कि व्हाट कॉस्ट शुड बी, क्या कॉस्ट होनी चाहिए, ये किसका एम है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। और क्या कॉस्ट हो सकती है, एस्टिमेट लगाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेट कॉस्ट। तो क्लियर हुआ यहाँ तक, इजी थे ये 5 पॉइंट आपके लिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं पर यूनिट कंपोनेंट। पर यूनिट कंपोनेंट का मतलब यहाँ पे कि क्या मतलब कितनी पर यूनिट कंपोनेंट, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डिटरमाइंड इन एडवांस फॉर ईच कॉस्ट कंपोनेंट। यानी ये हर एक पर यूनिट कंपोनेंट की बात करते हैं। यानी अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करते हो तो आप हर एक ईच कॉस्ट कंपोनेंट की बात करते हो। लेकिन एस्टिमेशन में ऐसा नहीं है, आप पूरे के पूरे प्रोडक्ट को एज अ होल देखते हो और उसके ऊपर जितनी कॉस्ट लग रही है उसे एस्टिमेट करते हो। लेकिन इसमें कॉस्ट के हर एक कंपोनेंट की स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट की जाती है। तो हर एक कंपोनेंट की बात की जाए तो स्टैंडर्ड कॉस्ट उसमें आता है, और अगर एज अ होल हम बात करें तो वो एस्टिमेट कॉस्ट भी होता है। क्लियर हो गया। कैलकुलेशन एट नियर पॉइंट, अभी मैंने पीछे भी बात की थी इसके रिगार्डिंग कि नियर पॉइंट तक कैलकुलेशंस हम किसके अंदर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करो तो यहाँ पे सिर्फ आप स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहे हो कि मेरे ये स्टैंडर्ड्स हैं, या मैं इतनी कॉस्ट लेना चाहता हूँ या पे करना चाहता हूँ या इतनी कॉस्ट होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसमें आगे हमने नहीं बढ़ना, ये तो हमने कह दिया। उसका क्या रिजल्ट है और उसके बेस पे क्या हमने एस्टिमेट करना है या क्या हम कर रहे हैं, लास्ट पॉइंट तक उसे देखना
किसके अंदर है, एस्टीमेट कॉस्ट के अंदर आता है। तो एस्टीमेट कॉस्ट के अंदर क्या है, दैट इज़ कॉल्ड नियर पॉइंट तक हम कैलकुलेट करते हैं हर चीज़ को, और स्टैंडर्ड के अंदर ऐसा नहीं है, हम सिर्फ स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उससे ज़्यादा हमारे लिए और कुछ नहीं होता। आगे आता है यूज्ड फॉर अगर हम बात करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, तो ये एक तरीके का इफ़ेक्टिव टूल है जो आप कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक के अंदर यूज़ कर सकते हो, और ये एक ऐसा यूज़फुल मेथड है एस्टीमेट कॉस्ट जो आपको कोटेशन सबमिट कराने में, प्राइजेस को फिक्स करने में आपकी मदद करता है। तो आपको इतना हेल्पफुल हो गया कि अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ कर रहे हो तो ये एक इफ़ेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है, और अगर आप एस्टीमेट कॉस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपको मदद करेगा कि कोटेशंस कितने सबमिट करवाने हैं, या कोटेशंस क्या क्या सबमिट करवाने हैं और कितने सबमिट कराने हैं, और कितना प्राइसेस फिक्स करना है, ये किसकी मदद से हो जाएगा, एस्टीमेट कॉस्ट की मदद से हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे वेरिएंस। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशंस पढ़ते थे तो उसमें वेरिएंस आता था, तो वेरिएंस के कैलकुलेशन में अगर हम नाम से क्लियर करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। तो अगर आपने वेरिएंस की कैलकुलेशन करनी है तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट के बिना नहीं हो सकती, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एस्टीमेट कॉस्ट में वेरिएंस लेना चाहें या वेरिएंस की कैलकुलेशन में एस्टीमेट कॉस्ट को अपनाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एस्टीमेट कॉस्ट वेरिएंस की कैलकुलेशन का पार्ट ही नहीं है, और वेरिएंस की कैलकुलेशन में क्या आता है, सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्ट आती है, एस्टीमेट कॉस्ट नहीं आती। इतना क्लियर हो गया। अब कुछ छोटे से पॉइंट रह गए हैं जिसके बेस पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या है इसके अंदर। इतना सब कुछ पढ़ा तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ज़्यादा यूज़फुल होने के कारण और ज़्यादा इफेक्टिव होने के कारण स्कोप में भी बड़ी है, किससे, एस्टीमेट कॉस्ट से। क्लियर हो रहा है ये भी पॉइंट। देन अगर ये इतना सारा काम कर रहा है और इतनी सारी यूज़फुल इसमें फैसिलिटीज़ हैं तो सुटेबल भी ये सभी फर्म्स के लिए मोस्टली है। यानी अगर आप स्मॉल स्केल ले लो या लार्ज स्केल ले लो या मिडल स्केल ले लो, तो इन सब में आप स्टैंडर्ड कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हो, और कॉस्ट स्टैंडर्ड यानी सिर्फ स्टैंडर्ड सेट करना है अपने बिजनेस के हिसाब से। लेकिन अगर आप एस्टिमेशन करते हो तो वो सिर्फ लॉन्ग यानी एक बड़े कह लो ऑर्गेनाइजेशन यानी लार्ज स्केल बिजनेस के अंदर ही ऐसा हो सकता है। उसके पीछे रीज़न भी यही है कि कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए आपके पास कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट होने चाहिए या कुछ ज़्यादा आपके पास एस्टिमेशंस होनी चाहिए। एस्टिमेशंस मतलब बड़े दायरे तक आपको बिज़नेस चलाना आना चाहिए, तो बड़े बिज़नेस के लिए ये यूज़फुल है। कैलकुलेशन बात करते हैं तो इजी टू कैलकुलेट है स्टैंडर्ड कॉस्ट, लेकिन अगर हम बात करें कई बार लास्ट पॉइंट तक जाने की तो एस्टीमेट कॉस्ट उस हद तक लेकर हमें जाता है, लेकिन इसलिए ही इसकी जो कैलकुलेशन है वो डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड कॉस्ट। और अब लास्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि साइंटिफिक बेसिस के ऊपर हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो वो होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। और अगर हम एस्टीमेट कॉस्ट की बात करें तो उसकी कैलकुलेशन में ऐसा कोई मेथड हम यूज़ नहीं करते। तो बहुत इजी था, हेल्पफुल था आपके लिए दोस्तों। मेरे ख्याल से ये आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। आपके सामने ये जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत इजी वे में आपको बताने की कोशिश की गई है, समझाने की कोशिश की गई है। ये नोट्स आप ले सकते हो, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो, और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी इसका जो प्रिंट है वो मिल जाएगा एज अ नोट्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है और ये डिफरेंस अगर आपको इजी लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।